हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। आप देख रहे हैं बुक समरी सीरीज़ ऑफ सुनील खिलनानीज बुक इनकारनेशंस, जिसका आज ये नेक्स्ट एपिसोड है। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी तरह मास्क का यूज़ कर रहे होंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी तो मैं रूम में अकेला हूँ, तो अब मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप तक मेरी आवाज़ सही तरीके से पहुँच सके। तो दोस्तों, आज जिसकी हम बात करने वाले हैं, उस पर्सनैलिटी ने हम हिंदुस्तानियों को हमारा राष्ट्रीय गीत दिया, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और यही वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान में कौमी शायर यानी नेशनल पोएट भी कहा जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शायर मशरिक यानी पोएट ऑफ द ईस्ट के नाम से फेमस हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बैरिस्टर सर मोहम्मद इकबाल की। तो शुरू करने से पहले गाइज, हम इकबाल की कहानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो उनकी पर्सनल लाइफ, जो उन्होंने पढ़ाई जहाँ जहाँ से की, जो उनके साथ पर्सनल चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में, साथ फिर उनकी पॉलिटिकल लाइफ, और जो उनका तीसरा पार्ट है वो। मोहम्मद इकबाल साहब जो थे वो सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था पंजाब, वहाँ पर 1877 में पैदा हुए। आपके जो डिसेंडेंट्स थे, मतलब आपके फोर फादर्स जो थे, वो कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में इस्लाम अपना लिया था। गाइस, आपके फादर का नाम नूर मोहम्मद था और मदर का नाम इमाम बीबी। शुरुआती पढ़ाई तो आपने लाहौर में ही की, वहीं से अपना मैट्रिकुलेशन और जो बैचलर डिग्री है वहीं से ली। फिर आपने लिटरेचर और अरेबिक में, इंग्लिश लिटरेचर और अरेबिक में बीए किया, फिर आर्ट्स से एमए किया। देन 1905 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज से आपने लॉ परस्यू किया। तो गाइज, उस टाइम पे फ़िलासफ़ी का काफ़ी क्रेज़ था इंग्लैंड में, और काफ़ी वहाँ पे बड़े बड़े फ़िलासफ़र मशहूर थे, जैसे कि A.N. वाइटहेड, J.E. मूर एंड बर्ट्रैंड रसेल। लेकिन इकबाल पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसका था वो थे सर J.M. मैकटैगार्ट, जो सोशल फ्रीडम की बात करते थे, फ़िलासफ़र थे। गाइज, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन मुस्लिम लेडी जो बहुत ही इंटेलिजेंट और एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, जिनका नाम था अतिया फैज़ी। इकबाल इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और यूँ कहें कि इकबाल की ज़िंदगी की पहली मोहब्बत जो थी वो अतिया फैज़ी थी। उसी इनसे मिलने के बाद ही जो शायरी का सिलसिला शुरू हुआ वो वहीं पर हुआ। हालांकि इनकी जो दोस्ती थी वो दोस्ती तक ही रही, क्योंकि इकबाल की पाकिस्तान में लाहौर में ही मैट्रिक पास करने के बाद शादी हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ से अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद इकबाल जर्मनी चले गए, म्यूनिख के एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया, जिसमें उनका टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। तो उर्दू इंग्लिश के साथ साथ आपने पर्शियन में यानी फ़ारसी में बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए ईरान में भी उन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो आपको पढ़ा ही जाता है, ईरान में भी आपको उतना ही पढ़ा जाता है। लेकिन वेस्ट में उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई वो हुई वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करने की वजह से। वेस्टर्न कल्चर को के क्रिटिक के नाम से उन्हें जाना गया वहाँ पर, क्योंकि वो अपने कल्चर से, हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत पसंद करते थे, उसी को रिप्रेजेंट भी करते थे। हमारे यहाँ का फैमिली सिस्टम एंड जो सादगी वाला जीवन हिंदुस्तानी जीते थे वो उन्हें पसंद आता था। और उस दौर में यूरोप में मटेरियलिज़म का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, और जिस तरीके से रिसोर्सेज को वेस्टर्न कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट कर रही थी उससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है एक अपनी शायरी की अंदाज में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं, ओ वेस्टर्न वर्ल्ड्स इनहेबिटेंट्स,
God's world is not a shop. What you are considering genuine will be regarded counterfeit. Your civilization will commit suicide with its own dagger. यानी कि ओ वेस्टर्न वर्ल्ड इनहेबिटेंट्स, ये उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि गॉड की जो बनाई हुई दुनिया है ये कोई दुकान नहीं है, और योर सिविलाइजेशन विल कमिट सुसाइड विद इट्स ओन डैगर, कि एक दिन आपकी सिविलाइजेशन खुद अपने बनाए हुए खंजर से खुदकुशी कर लेगी। और लेटर ऑन हुआ भी यही। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ब्रोक हुआ तो यूरोप का जो लेवल एपॉक एरा है, जो काफ़ी खूबसूरत एरा माना जाता है, उसकी जो भी चीज़ें उस दौर में बनी थी वो सारी की सारी तबाह हाल हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब बात करते हैं उन्होंने जो काम किया, लिटरेरी वर्क किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उर्दू में उनकी शायरी तो खैर फेमस है ही, फ़ारसी में उन्होंने लिखा है, अरबी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो ईरानियन रेवोल्यूशन में जब हुआ था तो आपकी लिखे हुए जो फ़ारसी के कलाम है उसको लोग उसके प्ले कार्ड्स बनाकर रेवोल्यूशन में पार्ट लेते थे। तो उनकी कुछ मैं आपको बताता हूँ जो फेमस वर्क्स हैं, जैसे कि शिकवा और जवाब शिकवा कई हिंदुस्तान के कव्वालों ने और बहुत से लोगों ने पढ़ा है। मैं आपको कुछ उसकी लाइनें नज़र कर दूं। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे ग़मे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं। तो ये और इसके आगे भी मैं पढ़ता हूँ। किस्सा-ए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, साज खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफ़ा भी सुन ले और खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये कंप्लेनिंग पोइट्री है, यानी इकबाल कंप्लेन्स कर रहे हैं अपनी गॉड को, अल्लाह को। इसके बाद इसका जवाब भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी लंबी पोइट्री है। उसके बाद बांगे दरा एक किताब है जो फ़ारसी में शायद लिखी हुई है, वो आपकी बहुत फेमस है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट्स। आपके जो वर्क है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि हरमन हेसे ने इकबाल के काम को पे रिमार्क दिया है कि इनके काम के 3 डोमेन्स रहे, द वर्ल्ड्स ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न थॉट। और R.A. निकलसन ने इकबाल के बारे में कहा है, अ मैन इन डिसएग्रीमेंट विथ हिज एज, यानी ये इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा प्राचीन है और पुराना है। अब बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा। इकबाल जो थे शायर के साथ साथ जो लॉ परस्यू करके आए थे, तो इनके जो लाहौर में घर था यहाँ पर उनकी खुद की कचहरी चलती थी और लॉ मतलब ये अपनी कोर्ट लगाते थे और आसपास के जो गरीब लोग अपने मसले हल कराना चाहें तो वो इनकी कोर्ट में आकर अपने मसले लेकर आते थे और वो इन्हें हल करते थे। इनके बेटे जावेद इकबाल कहते हैं कि जब कोई थॉट या कोई आइडिया आपके दिमाग में आता या कोई शेरों की आमद होती तो आपका के चेहरे का रंग बदल जाया करता था, क्योंकि एक इंट्यूटिव शायर ये कहलाते हैं। उसके बाद जावेद नामा भी आपने लिखी है। सूफीज़म की तरफ आपका खासा लगाव था, सूफ़ी फ़िलासफ़ी में आप बिलीव करते थे, और रूमी यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी को आप अपना मुर्शिद यानी मास्टर तस्लीम करते थे आप। तो उनका रूमी के काम का काफ़ी आप पर असर था, काफ़ी उनको वो पसंद करते थे। इकबाल इंडिविजुअल फ्रीडम में भी बहुत बिलीव करते थे, यानी वो चाहते थे कि इंसान जो है, वो लिखते हैं, अ मैन इज़ अ फ्री रिस्पॉन्सिबल बीइंग, ही इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, हिज सैल्वेशन इज़ हिज ओन बिजनेस। उनका एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये उनकी फ़िलासफ़ी थी। और जो उनकी शादी हुई थी, पहली शादी जिसके बाद उन पहली वाइफ तो जो थी उनकी, उनसे डिवोर्स भी हो गया था,
क्योंकि वो उनसे बिना पूछे, जैसी पारंपरिक अरेंज मैरिज होती है उस तरीके की थी। तो अतिया फैज़ी को अब जब ये ख़त लिखा करते थे उसमें इस बात का उन्होंने ज़िक्र किया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव अ राइट टू हैप्पीनेस, इफ़ सोसाइटी और नेचर डिनाई दैट टू मी आई डिफाई बोथ। तो ये उनका सोचने का तरीका था। मुसलमानों के लिए और इस्लाम के रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ थॉट जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने इज्तिहाद पर बड़ा ज़ोर दिया है। ये एक टर्म है। इस्लाम में दो चीज़ें होती हैं, एक तकलीद और एक इज्तिहाद। क्या होता है कि जो इस्लामिक टेक्स्ट हैं, जो कुरान हैं, सुन्नत, अहादीस वगैरह हैं, उसका जो इंटरप्रिटेशन हो चुका, जो पुराने उलेमाओं ने कर चुके या जो उलेमा जो स्कॉलर्स होते हैं वो करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना या वो तकलीद कहलाती है। इज्तिहाद का वर्डली मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट जजमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इकबाल का ये मानना था कि मुसलमानों को और सभी इंसानों को पहले कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना चाहिए। फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको पढ़कर ख़ुद अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग के ज़रिए अपने लिए अपने मॉडर्न थॉट के मुताबिक उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और हर बात के लिए जो है, हर मसले के लिए उलेमाओं के पास जाने से वो मना करते थे। वो कहते थे कि आप ख़ुद उसको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके समझें चीज़ों को। तो ये इज्तिहाद है जिस पर उनका ज़ोर था। अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो जब वो 1908 में हिंदुस्तान आए थे तो अपना कचहरी का काम तो उनका चलता ही रहता था, शायरी वगैरह भी चलती रहती थी। फिर 1920 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और फिर 1930 तक आते आते वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी रहे। अब बात की जाए कि मुसव्विर पाकिस्तान का टाइटल जो उन्हें दिया जाता है, इसका मतलब होता है द वन हु पेंटेड पाकिस्तान। ये उन्हें क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1930 में इलाहाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप प्रेसाइड कर रहे थे, कुछ स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान का जो ज़मीन का हिस्सा है उस पर मुसलमानों की हुकूमत आएगी। ये उनका एक कथन था जो उन्होंने बात कही थी। इसी को लेकर जो है मुस्लिम लीग ने ये अपना मोटो बनाया कि उस जगह को पाकिस्तान बनाया जाए। हालांकि उनका कहना ये नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान लोग ही आकर रहें, वो मुसलमान इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे। दरअसल बात ये थी कि वेस्टर्न कल्चर और सिस्टम को तो वो पहले ही क्रिटिसाइज़ कर चुके थे और एग्जिस्टिंग जो सिस्टम थे, जैसे कि बात की जाए नेशनलिज़म को भी उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसका रीज़न नेशनलिज़म माना जाता है, तो उसको वो पहले ही क्रिटिक कर चुके थे। तो वो कहते थे कि नेशनलिज़म जो है वो इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर टू मॉडर्न ह्यूमैनिटी एंड नेशनलिज़म से म्यूचुअली इंटॉलरेंट डेमोक्रेसीज जन्म लेती हैं। म्यूचुअली इंटॉलरेंट डेमोक्रेसीज whose sole function is to exploit the poor in the interest of the rich, यानी जिसमें गरीबों का शोषण होता है अमीर लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो वो एक बिल्कुल ही नया सिस्टम लाना चाहते थे और वो सिस्टम वो चाहते थे एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का सिस्टम। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के सिस्टम के बारे में लिखते हैं, इट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ इस्लाम, यानी कि स्पिरिचुअल डेमो यानी आध्यात्मिक जनतंत्र जो है वो इन सारी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का अल्टरनेटिव है और वो इस्लाम को एक प्राइवेट रिलीजन ना मानकर एक सोशल स्ट्रक्चर रेगुलेटेड बाय लीगल सिस्टम एंड एनिमेटेड बाय स्पेसिफिक एथिकल आइडियल, ये उनका कथन है कि वो एक इसे धर्म ना मानकर एक सोशल स्ट्रक्चर मानते थे। और उनका यही मानना था कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें सारे लोग बराबर हों, सबको बराबर के हक मिलें,
लेकिन वो एक जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी हो उससे अलग हो, एक इस्लामिक सिस्टम सोसाइटी हो, जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्लामिक हो, भले ही उसमें रहने वाले लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हों और किसी भी एथनिसिटी से हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मुसव्विर पाकिस्तान का टाइटल तो इन्हें दे दिया गया, यानी द वन हु पेंटेड पाकिस्तान, लेकिन ये ऐसे पेंटर थे जो ख़ुद अपनी बनाई हुई तस्वीर नहीं देख पाए, क्योंकि 1938 में आपका इंतकाल हो गया। लेकिन जो उनका वो कही हुई बात थी उसी को मुस्लिम लीग ने मोटो बनाकर आगे कहानी बढ़ाई। जिसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इकबाल को अपना मॉरल प्रिसेप्ट भी मानते थे, तो इस वजह से उन्हें जो है मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। हालांकि अब आप ख़ुद सोचिए कि जिस इंसान ने ये शेर कहा हो कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो वो इस तरीके का क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठा होके रहें। बहरहाल वो आगे की कहानी अलग हो गई थी उनके जाने के बाद। और मैं आपको एक उनकी लिखी हुई नज़्म सुनाता हूँ जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए लिखी थी। वो ये है कि चिश्ती ने जिस ज़मी पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, ततारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म व हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये एक अच्छी बड़ी नज़्म है जो उन्होंने हिंदुस्तान की शान में लिखी थी। और जो नेशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं उसके लिए भी आपने जो पोइट्री लिखी उसका ट्रांसलेशन इसमें है कि आवर एसेंस इज़ नॉट बाउंड टू एनी प्लेस, नीदर इज़ आवर हार्ट ऑफ इंडिया और सीरिया और रूम, नॉर एनी फादरलैंड डू वी प्रोफेस एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहते थे, पर एक ऐसी रियासत, ऐसा हिस्सा चाहते थे जो दुनिया से मिला हुआ हो, जिसमें दुनिया मिली हुई हो। तो ये इकबाल की पॉलिटिकल थिंकिंग थी। बाकी उनकी शायरी, उनकी किताबें मैंने आपको बताईं, और कोशिश करें अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और ये खालिस जो है ईस्ट के शायर हैं। जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल जो इनका लगा वो पोएट ऑफ द ईस्ट है, क्योंकि ये पूरे ईस्ट को रिप्रेजेंट इन्होंने किया और इनकी शायरी में भी उस चीज़ की झलक है। आखिर में 1938 में इनका इंतकाल हो गया और वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो हमने दी है ये पसंद आई होगी। आप अगर चाहते हैं कि और इस सीरीज़ को हम आगे रखें, आगे बढ़ाते चलें, और भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ का जिक्र अभी बाकी है, ये हम करते रहें, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और टेक केयर। कोविड का दौर भी चल रहा है, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।